किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। ये भी बताएंगे कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आइए बात करते हैं। कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने का जो अंदेशा है वो नजर आ रहा है। इसके साथ ही पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही आइए आगे बढ़ते हैं और आंतरिक कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर सर्द हवाएं कहीं कहीं आंतरिक कर्नाटक में चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो कहीं कहीं पर शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है तेलंगाना में। और इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस बारे में जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता कम रहने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में फसलों को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की और बार बार सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई करें। तेलंगाना में सर्द हवाओं के चलते नए फलदार पौधों को पुआल, पॉलीथीन शीट या जूट की बोरियों से ढककर सुरक्षित रखें। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर शीत लहर चल सकती है या फिर घना कोहरा छा सकता है और ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। नजर डालेंगे देश के उन हिस्सों पर जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है और ये भी जानेंगे कि कहां पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत से आइए शुरुआत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बादल बरस सकते हैं। ऐसे में अगर सिंचाई की आप सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दे और कटाई और बुआई भी मौसम साफ होने पर ही करें, अभी रुक के चले। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो सच क्रियाएं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफीद समय है, ये आप कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था कहीं कहीं पर करनी चाहिए आपको, खासतौर पर जहां पर कोहरा या फिर ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब आते हैं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो खेतों में जो सस्यक्रियाएं हैं वो आप कर सकते हैं, चाहे वो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाह रहे हो या सिंचाई अगर आपको करनी है तो ये समय सही है, आप कर सकते हैं। बुआई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। यहां पर फिलहाल आप सिंचाई टाल दे, साथ ही अगर कटाई बुआई की सोच रहे हैं तो साफ मौसम होने का इंतजार करें, थोड़ा रुक कर चले। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मौसम साफ रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मौसम साफ रहने वाला है। इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी फिलहाल बादल बरसने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल साफ मौसम होगा। तो खेतों में जो समसामयिक कार्य है वो करने के लिए बिल्कुल सही समय ये चल रहा है। अगर बुआई करना चाहते हैं रबी फसलों की तो उसके लिए भी उचित समय चल रहा है।
है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। तो घने कोहरे का असर उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में इस वक्त देखा जा रहा है, खासतौर पर सुबह के समय। अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर शीत लहर भी चली है और साथ ही घना कोहरा भी कहीं कहीं पर छाया है। असम, मेघालय में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर घने कोहरे का असर नजर आया है। तो देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छाया रहा। दक्षिण भारत का रुख करें तो तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ठंडी हवाएं, शीत लहर का असर नजर आया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो खासतौर पर पिछले 24 घंटों का मौसम हम आपको बता रहे हैं और दक्षिण भारत में तेलंगाना और साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शीत लहर का असर नजर आया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का असर देखा गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देश के कई हिस्सों में शीतलहर इस वक्त चल रही है और साथ ही कई जगहों पर घने कोहरे का भी असर है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई तरह के रोग व कीटों की भी आशंका रहती है। तो आप जरूर अपने खेतों की लगातार निगरानी भी करते रहे। जैसे जैसे शीतलहर या फिर ठंड ज्यादा गिर रही है, पाले का असर भी पड़ सकता है। अगर संवेदनशील फसलें आपने ली है तो जरूर अपने खेतों की निगरानी करते रहें। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं और देखेंगे हम सबसे पहले कि जो तापमान की स्थिति है उसमें किस तरह से उतार चढ़ाव का हाल देखा जा रहा है सामान्य के मुकाबले। और ऐसे में हम जानेंगे तापमान का हाल इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले न्यूनतम तापमान के बारे में कि किस तरह से देश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दिख रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में गिरावट दिख रही है। इसी तरह से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी गिरावट आई है और रायलसीमा में भी, जहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, जहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि रात के तापमान में गिरावट यहां पर भी दिख रही है। बता दें आपको कि मुजफ्फरनगर में, जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 35 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। ये तापमान मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां कहां पर रही है और देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में इस वक्त गिरावट सामान्य के मुकाबले में ज्यादा दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहां पर तापमान का क्या हाल रहा।
मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी बात होगी कि मौसम के अनुसार आपको किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है, ये हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जान पाते हैं। तो आइए देश के कुछ अहम शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा। और इस बारे में अहम जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि का। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 344 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 204 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता थोड़े खराब की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 157 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली की जो हवा है वो बेहद खराब की श्रेणी में तो है ही, और इसके साथ ही कोलकाता, पटना, लखनऊ में भी जो हवा है वो खराब की श्रेणी में है। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जहाँ पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान, इस खास सेगमेंट में हम आपको बताते हैं। तो आइए नजर डालते पर्यटन पूर्वानुमान पर। शुरुआत करेंगे गुलमर्ग से। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो रविवार, सोमवार को हल्के बर्फबारी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही मंगलवार और बुधवार को भी हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान की बात करें तो उतार चढ़ाव का हाल दिख रहा है। खासतौर पर अधिकतम तापमान में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर बना रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 7-8 डिग्री के आसपास यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ हो सकता है गुलमर्ग में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, जहाँ पर साफ मौसम रविवार को आपको मिलने वाला है। 22 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं और मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, तो 6-7 के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। बुधवार को मौसम खुल जाएगा और 23 से 5 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री। तो खासतौर पे देखा आपने कि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। अब उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं, जहां पर साफ मौसम आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को और 1 डिग्री की गिरावट के साथ मंगलवार और बुधवार को 17 डिग्री रहेगा। लेकिन न्यूनतम तापमान बरकरार रहेगा 9 डिग्री पर, यानी कि न्यूनतम तापमान में किसी तरह के उतार चढ़ाव की बात नहीं है। अधिकतम तापमान में महज 1 डिग्री का फर्क आ सकता है सोमवार से मंगलवार के बीच में। अब जान लेते हैं मणिपुर के इंफाल के बारे में। यहाँ पर आपको घना कोहरा मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 24 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर अधिकतम तापमान लगातार 4 दिनों तक बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो पहले रविवार, सोमवार को 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ मंगलवार और बुधवार को 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहेगा और अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह आपको कोहरा मिल सकता है और 24 से 8 के बीच रविवार को तापमान की स्थिति रह सकती है। सोमवार को 25 से 9 के बीच रहेगा तापमान का हाल, यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी। मंगलवार को 25 से 10 न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी देख रहे हैं और बुधवार को 24 से 9 के बीच रहेगा तापमान, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। 24 से 8 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को। सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और 25 रहेगा अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान मंगलवार और बुधवार को भी बना रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है और बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी साफ मौसम आपको मिलने वाला है। धूप निकली रहेगी, 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले 2 दिन तक मिलेगा। रविवार सोमवार को, मंगलवार बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को रहेगा। फिर मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है और 12 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो जाना आपने सिलीगुड़ी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल धूप निकली रहेगी, साफ मौसम मिलने वाला है आपको। 31 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रविवार को रहेगी, तो सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 12 डिग्री जो है तापमान का हाल रहेगा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में फिर से 1 डिग्री की बढ़ोतरी और 32 से 13 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है, यानी कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। अब केरल के कन्नूर की बात करेंगे, जहां पर बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं हमें आने वाले 4 दिनों के दौरान। 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। तापमान में कोई उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर नहीं है और लगातार हल्के बादल छाए हुए आपको यहां पर मिल सकते हैं। तो केरल के कन्नूर का हाल भी हमने जान लिया, जहां पर मौसम जो है प्लेजेंट सा मिलने वाला है, हल्के बादल हालांकि छाए रहेंगे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहां पर कोहरा आपको मिल सकता है सुबह रविवार और सोमवार को। मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं, बुधवार को बारिश की भी संभावना नजर आ रही है। तापमान में हल्के गिरावट के आसार है। 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार सोमवार को रहेगा, तो मंगलवार बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं, 20 से 22 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। तो देश के कुछ हिस्सों में जहां बारिश हो रही है, तो कई हिस्से ऐसे भी है जहां पर शीतलहर चल रही है या फिर ठंड पड़ रही है और ऐसे में फसलों के विशेष देखभाल की भी ज़रूरत होती है। कई फसलों की बुआई का उचित समय भी चल रहा है। तो आइए हमारे AI एंकर कृष के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके पास खेती में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को लेकर क्या खास जानकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण इलाके में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान पकी हुई सुपारी की तुड़ाई जारी रखें, यहां सरसों की बुवाई का काम पूरा करें और नए लगाए गए बागों, सब्जियों और नर्सरी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण इलाके में इस समय कुल्थी, लोबिया, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न में निराई गुड़ाई जैसे अंतर्वर्तीय कार्य करें। 1 महीने पुरानी मिर्च, बैंगन और टमाटर की फसलों में संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। कुल्थी और लोबिया में रस चूसक कीट दिखें तो समय पर नियंत्रण के उपाय करें। मध्य महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क बना हुआ है, इसलिए कपास की चुनाई जारी रखें और गेहूं की बुवाई का काम पूरा करें। कुछ इलाकों में ठंडी लहर के कारण गेहूं की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसान शाम के समय हल्की सिंचाई करें और ठंड के दौरान खेत में खाद न डालें। चना जैसी संवेदनशील फसलों को ठंड से बचाने के लिए थायोयूरिया का छिड़काव करें और शाम के समय सिंचाई दें। अंगूर, अनार और अन्य बागों में ठंड से बचाव के लिए पुआल, सरकंडा, पॉलीथीन या जूट की बोरियों का इस्तेमाल करें। केले की फसल में भी ठंड से सुरक्षा के उपाय अपनाएं। पिछले सप्ताह नमी के कारण प्याज में झुलसा रोग दिखे तो उसका नियंत्रण करें। मराठवाड़ा इलाके में कपास की चुनाई जारी रखें और सिंचित गेहूं की बुवाई पूरी करें। 20 से 30 दिन की गेहूं फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक दें। कोहरे के कारण अरहर में फली छेदक कीट बढ़ सकता है, इसलिए समय पर नियंत्रण जरूरी है। प्याज में माहू, जैसिड और थ्रिप्स के नियंत्रण पर भी ध्यान दें। विदर्भ में ठंडी हवाओं की संभावना को देखते हुए अरहर, चना, अलसी, कुसुम और सरसों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। कपास की चुनाई जारी रखें और सिंचित गेहूं की बुवाई पूरी करें।
समय पर बोई गई रबी ज्वार, तिलहन और दलहनी फसलों में निराई गुड़ाई करें। अरहर और कुसुम में कीट नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो खासतौर पे देश के पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के बारे में आपने जाना कि वहाँ पर किसानों को इस वक्त मौसम को ध्यान में रखते हुए किस किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। कई फसलों की तुड़ाई का समय ये चल रहा होगा, कपास की फसल तैयार हो चुकी होगी तो आप चुनाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही रबी फसलों की बुआई का भी उचित समय चल रहा है। तो मौसम साफ रहने पर बुआई करें, उन्नत किस्मों का चुनाव करें अपने क्षेत्र के अनुसार। साथ ही चूंकि ठंड बढ़ रही है, कहीं कहीं पर जो शीतलहर है वो भी चल रही है, कोहरा छा रहा है, तो ऐसे में कई तरह के रोग व कीट की भी आशंका रहती है। तो लगातार अपने खेतों की निगरानी भी जरूर करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम आज की फसल की, जो कि है मशरूम। जी हाँ, लोगों के खाने पीने की आदतें बदल रही है और तेजी से मशरूम लोकप्रिय होता चला जा रहा है। तो मशरूम की व्यावसायिक खेती कर आप बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं और बहुत ही कम लागत में आप इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। इस वक्त भी मशरूम के कुछ खास किस्मों के बुआई के लिए बहुत ही सही समय चल रहा है। तो मशरूम की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अच्छी उपज मिले, इसके बारे में जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो जाना आपने कि मशरूम उत्पादन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। ये समय जो है ऑयस्टर मशरूम और शिटाके मशरूम के लिए बेहद ही अनुकूल है। तो इसका जो स्पॉन है वो किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें और स्पॉन लगाने का ये बहुत ही सही समय चल रहा है। तो उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों।